So hello everyone. So this is CS Anitya Saraf, your friend, mentor and coach for audit. एंड आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं द चैप्टर ऑफ नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. ठीक है, तो बहुत आसान चैप्टर है एंड वी आर क्विकली गोइंग टू रिवाइज इट विद इन 15 मिनट्स. तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें, नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ ऑडिट, तो ऑब्वियसली इस चैप्टर के अंदर ऑडिट का नेचर, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव एंड ऑडिट के स्कोप के बारे में बताया गया है, राइट. एंड दूसरी चीज, एक चीज याद रखना कि आईसीआई ने क्या किया है कि अपने स्टडी मटेरियल में हर पार्टिकुलर चैप्टर के बाद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग दिया है, बट हम लोगों ने पर चैप्टर स्टैंडर्ड्स इंक्लूड ना करके स्टैंडर्ड्स के एक डेडिकेटेड चैप्टर बनाया. तो एदर यू कैन रिवाइज फ्रॉम माई नोट्स और यू कैन रिवाइज फ्रॉम द आईसीआई स्टडी मटेरियल. खाली स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का जो पोर्शन है वो अलग से स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के चैप्टर में कवर्ड होगा. ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है. आई थिंक ये अपने को पढ़ने की नीड नहीं है. वी ऑल नो सेक्शन 2 क्लॉज 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अपना बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये 5 कंपोनेंट्स आते हैं. और इसके अलावा आप कुछ भी सोच लो, डायरेक्टर्स रिपोर्ट सोच लो, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट सोच लो, कुछ भी सोच लो, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता. उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअली एक बार बनाया जाता है. उसके बाद वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन. तो अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट क्या था. तो ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है. इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किस चीज का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, किसी भी एंटिटी का हो सकता है, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल स्ट्रक्चर. और अपना ऑब्जेक्टिव क्या था यहाँ पे, ओपिनियन एक्सप्रेस करना. ठीक है ना. उसके बाद अगर हम लोग बात करें अकाउंटिंग वर्सेज ऑडिटिंग, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है. तो अल्टीमेटली पहले अकाउंटिंग होगा फिर ही तो ऑडिटिंग होगा. तो पहले अकाउंटिंग होगा, पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होंगे, रिकॉर्ड होंगे, क्लासिफाई होगा, समराइज होगा, पहले अकाउंटिंग होगी, उसके बाद ऑडिटिंग होगा. तो अगर अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. अगर ऑडिटिंग की बात करें तो इट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अगर अकाउंटिंग की बात करें तो अपना जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है. और अगर ऑडिटिंग की बात करें, ऑब्जेक्टिव ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर रिपोर्टिंग करना है. अगर अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, और अगर ऑडिटिंग की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की है. और पहले अकाउंटिंग होगी उसके बाद ही ऑडिटिंग होगा. दैट इज ऑडिटिंग बिगन्स व्हेन द अकाउंटिंग एंड्स. उसके बाद ऑडिटिंग वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. जैसे अगर अपन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर रिपोर्टिंग करना, जबकि इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव होता है किसी पार्टिकुलर फैक्ट को स्टैब्लिश करना कि वो हुई थी या नहीं हुई थी, जैसे कि फ्रॉड हुआ था या नहीं हुआ था. उसके बाद अगर स्कोप के बेसिस में बात करें तो ऑडिट का स्कोप लॉ के द्वारा भी डिटरमाइन हो सकता है या फिर वो बाय द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट भी डिटरमाइन हो सकता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली लॉ के द्वारा होगा. जबकि इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो यहां पे जो स्कोप है दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय वे ऑफ स्टैट्यूट, और ऐसा भी हो सकता है कि जो बंदा इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है वो वहां पे स्कोप क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है. पीरियोडिसिटी की बात करें तो ऑडिट के केस में पीरियोडिसिटी डिफाइंड होती है कि ऑडिट या तो क्वार्टरली होने वाला है, या हाफ ईयरली होने वाला है, या ईयरली होने वाला है. स्टेट ऑडिट ईयरली होता है. और अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो वहां पे कोई रिजिड टाइम फ्रेम नहीं है. अगर नेचर की बात करें तो ऑडिट में क्या होता है, टेस्ट चेकिंग होता है, यानी कि सैम्पलिंग होता है. और अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो वहां पे थॉरो चेकिंग होती है, 100% एग्जामिनेशन होता है. देन उसके बाद इनहेरेंट लिमिटेशंस. तो ऑडिट इज ए प्रोसेस दैट सफर्स फ्रॉम सेवरल इनहेरेंट लिमिटेशंस, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैनेजमेंट का काम है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करना मैनेजमेंट का काम है. जबकि अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो एज सच वहां कोई इनहेरेंट लिमिटेशंस नहीं होते. अब बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ऑडिट में इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं, सो दैट इज व्हाई हम लोग यहां से पर्सुएसिव एविडेंसेस ले सकते हैं और सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं. लेकिन इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वहां लिमिटेशंस नहीं होता, वहां हम लोग कंक्लूसिव एविडेंसेस ले पाएंगे, एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे पाएंगे. अगर बात करें तो ऑडिटिंग के अंदर कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ऑडिटिंग प्रोसीजर्स, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें एप्लीकेबल होती हैं. लेकिन इन्वेस्टिगेशन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता. इन्वेस्टिगेशन इज समथिंग जो कि कंप्लीटली एनालिटिकल है इन नेचर, और कंप्लीटली क्या होता है, यहाँ पे एनालिसिस होता है. कंप्लीटली चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है, फैक्ट्स को ऑब्जर्व किया जाता है, चीजों को जांचा जाता है, परखा जाता है. और फाइनली रिपोर्टिंग की बात करें तो ऑडिट के केस में जो रिपोर्टिंग होती है वो शेयर होल्डर्स को होती है, कंपनी के मालिक को होती है. जबकि इन्वेस्टिगेशन के केस में बात करें तो भैया जिसने इन्वेस्टिगेशन कराया है, रिपोर्ट भी उसी को सबमिट होगा. अगला कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ ऑडिट. तो टाइप्स ऑफ ऑडिट में ऑडिट को 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड वॉलंटरी ऑडिट. अब पहला वो कैटेगरी ऑफ ऑडिट जो कि मैंडेटरी है अंडर लॉ, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कंपनीज का ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट, मैंडेटरी है अंडर लॉ.
सिमिलरली बैंकिंग कंपनीज के केस में अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस कंपनीज के केस में एज पर द इंश्योरेंस एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में एज पर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के केस में एज पर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। इन सारे केसेस में ऑडिट मैंडेटरी होता है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के केस में भी ऑडिट मैंडेटरी होता है और इनकम टैक्स एक्ट में भी ऐसे स्पेसिफाइड एंटिटीज हैं जिनके लिए ऑडिट मैंडेटरी होता है। जबकि अगर हम बात करें सॉल प्रोप्राइटरशिप्स, HUF, पार्टनरशिप फर्म्स, तो इनके लिए ऑडिट क्या होता है, वॉलंटरी होता है, बट इनको भी ऑडिट कराने के अपने अलग फायदे मिल जाएंगे, एडवांटेजेस मिल जाएंगे, सो दैट इज व्हाई दे कैन आल्सो गेट देयर ऑडिट डन। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट की बात करें तो यहाँ पे ऐसे 200 कहता है कि जो ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का वो रिपोर्ट करना है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कि नहीं है। अगर स्कोप ऑफ ऑडिट की बात करें, इसका मतलब हो गया कि अपने ऑडिट के दायरे में क्या क्या आएगा। अब स्कोप नॉर्मली 3 सोर्सेज के थ्रू डिटरमाइन होता है। एक तो ICAI डिटरमाइन करता है, दूसरा लॉ के द्वारा डिटरमाइन होता है, और तीसरा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के तहत हम लोग क्या करते हैं, स्कोप को डिटरमाइन करते हैं। और स्कोप में नॉर्मली क्या क्या चीजें आती हैं, तो लॉजिकल सी चीज सोचो, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपर डिस्क्लोजर इंश्योर करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपर डिस्क्लोजर इंश्योर करना हमारे स्कोप के तहत आता है। तो अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट बोलता है, शेड्यूल 3 जो भी डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट बोलता है, वो सब कुछ अपने को इंश्योर करना है कि वो सारी चीजें डिस्क्लोज हो रही है कि नहीं हो रही। उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना हमारे स्कोप में आता है, राइट। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एग्जामिन करना हमारे स्कोप में आता है। एंड उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करना, कंपेयर करना, वो हमारे स्कोप में आता है। जो भी एस्टिमेट्स वगैरह मैनेजमेंट ने बनाए हैं उनको एसेस करना भी हमारे स्कोप में आता है। एंड एज ए ऑडिटर हमें क्या करना है, सिर्फ उतना ही काम करना है जो कि अपने स्कोप के अंदर आएगा। जो हमारे स्कोप में नहीं आएगा वो चीज़ अपने को नहीं देखनी है, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें तो फिजिकल कंडीशन एग्जामिन करना किसी एसेट का, वो हमारे स्कोप में नहीं आता। कोई डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है कि नहीं उसको ऑथेंटिकेट करना, वो हमारे स्कोप में नहीं आता। इन्वेस्टिगेशन हमारे स्कोप में नहीं आता। तो ये चीज़ें हमारे स्कोप में नहीं आती हैं। उसके बाद अगर बात करें तो ऑडिट का जो डेफिनेशन आपन ने देखा था, हमने देखा था ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो अगर इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंडिपेंडेंट ऑडिट का बेनिफिट क्या है, इंडिपेंडेंट ऑडिट का बेनिफिट ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको फायदा मिलने वाला है, फंड होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होने वाला है, एम्प्लॉइज के मन में एक डर होने वाला है, एक मॉरल चेक रहने वाला है, गवर्नमेंट को एश्योरेंस होने वाला है कि भैया अपने को टैक्सेस टाइमली मिल रहा है, प्लस गवर्नमेंट जब भी लाइसेंसेस वगैरह देगी तो इन दैट सिनेरियो ऑल्सो वो लोग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिडर करते हैं। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के लिए भी बहुत फायदे हैं। एक तो कंपनी में वेस्टेजेस का पता चलेगा, कंपनी में इंटरनल कंट्रोल के लैप्सेस हैं तो उसका पता चलेगा, प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है कि नहीं उस चीज का पता चलेगा। और अगर पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एडमिशन रिटायरमेंट के वक्त डिस्प्यूट ना हो उस पर्टिकुलर चीज के लिए भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्पफुल रहने वाले हैं। उसके बाद अगर बात करें क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, तो क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक टेक्निकल क्वालिटीज, एक पर्सनल क्वालिटीज। टेक्निकल क्वालिटीज में यानी सारे सब्जेक्ट्स के नाम हो गए, और पर्सनल क्वालिटीज मतलब सारी की सारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, और उसके अलावा जैसे कि कॉमन सेंस हो गया, बिंग रिलायबल, बिंग टैक्टफुल, बिंग स्किलफुल, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटर्स वर्सेस इंटरनल ऑडिटर्स, तो ये टॉपिक अपने को ज्यादा समझ में तब आएगा जब हम लोग ऐसे 610 देख लेंगे, 610 देख लेंगे। रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स। अब ऑडिटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका रिलेशन है बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ, उसका अकाउंटिंग के साथ भी रिश्ता है, लॉ के साथ भी रिश्ता है, फाइनेंस के साथ भी है, कॉस्टिंग के साथ भी है, IT के साथ भी है, बिहेवियरल साइंस के साथ भी है। तो ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है ये क्या है, अगर ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग की बात करें दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर, क्योंकि अल्टीमेटली जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं रिव्यू कर रहा हूं दैट इज नथिंग बट ए रिजल्ट ऑफ द ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस। तो पहले अकाउंटिंग होगा फिर ही ऑडिटिंग होगा, ठीक है ना। तो एज ए ऑडिटर आई मस्ट हैव द थॉरो नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर ऑडिटिंग एंड लॉ की बात करें तो ऑडिटिंग एंड लॉ के बीच भी जो रिलेशनशिप है बहुत गहरा है। ऑडिटर को ये एग्जामिन करना है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस कंपनी ने एंटर किए हैं वो एज पर लॉ है कि नहीं है, राइट। सो ऑडिटर को अल्टीमेटली क्या होना चाहिए सर, लॉ की भी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो बिजनेस लॉ हो, चाहे वो कंपनीज लॉ हो, चाहे वो डायरेक्ट लॉज हो, चाहे वो इनडायरेक्ट लॉज हो, हर किसी लॉ का नॉलेज ऑडिटर को होना चाहिए। फिर बात करते हैं ऑडिटर एंड इकोनॉमिक्स की, तो सबसे पहले अपने को ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से फैमिलियरिटी होनी चाहिए कि ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है। फिर अपने को माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और इन पार्टिकुलर माइक्रो इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद आता है ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम बात करें तो एज ए ऑडिटर अपने को खाली फिगर्स से डील नहीं करना, अपने को लोगों से भी इंटरेक्ट करना है, अपने को लोगों से भी बातचीत करनी है। इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करना लोगों का काम है, अल्टीमेटली पीपल आर इन्वॉल्वड इन डिजाइनिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सो दैट इज वाई अपने को लोगों से डील करना आना चाहिए, अपने को लोगों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर लोग काम करने वाले कॉम्पिटेंट होंगे तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी अच्छा होगा,
सो दैट इज वाई आईसीएआई क्या बोलता है कि आपको बिहेवियरल साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए। एंड इन पार्टिकुलरली अगर आप मान लीजिए लेट अस से आप स्टैट ऑडिटर नहीं हो, मान लीजिए आप लेट अस से प्रोडक्ट बाकी ऑडिट्स कर रहे हो, तो जहां वहां पे क्या होता है कि अगर आप प्रोडक्शन ऑडिट्स वगैरह कर रहे हो, इंटरनल ऑडिट्स वगैरह कर रहे हो, सो वहां पे इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो आपको लोगों से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई आपको लोगों के साथ डील करना भी आना चाहिए। उसके बाद ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जगह जगह कैलकुलेशंस यूज होता है और ऑडिट करते वक्त भी जगह जगह अपने को कैलकुलेशंस करने होते हैं। सो दैट इज वाई मैथ्स का नीड है यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो जब हम लोग सैंपल सेलेक्ट करते हैं, जब हम लोग टेस्ट चेकिंग करते हैं, तो वहां पे अपने को स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करने होते हैं। सो दैट इज वाई यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का भी रेलिवेंस आ जाता है। उसके बाद ऑडिटिंग एंड डाटा प्रोसेसिंग। तो आज के ज़माने पे ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रही है वो किस तरीके से कर रही है, कंप्यूटर्स की मदद से कर रही है, राइट। कंप्यूटर्स की मदद से वो लोग क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स को कंपाइल कर रहे हैं, कोलेट कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली अगर मेरे को कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में ऑडिट करना है तो मेरे को कंप्यूटर सिस्टम की भी नॉलेज होनी चाहिए, ईडीपी ऑडिट यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, और जो भी रिलेटेड टर्म्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आता है ऑडिटर एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ऑडिटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट से भी क्लोजली कनेक्टेड है। यहाँ पे मेरे को दो चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। पहला मेरे को नॉलेज होना चाहिए फाइनेंशियल टेक्निक्स का, जैसे कि कैपिटल बस्टिंग हो गया, फंड फ्लो हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया। और दूसरा मेरे को नॉलेज होना चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, कि कितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मार्केट में हैं और वो किस प्रकार से ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद आता है ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन। तो ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन की बात करें तो अगेन मेरे को पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस का भी आइडिया होना चाहिए। एंड इंटरनल ऑडिट के केस में ये ज्यादा रेलिवेंट है, राइट। तो अगर मेरे को प्रोडक्शन रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज का पता होगा तभी जाकर मैं प्रोडक्शन एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट कर पाऊंगा। अगर मेरे को प्रोडक्शन रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज का पता होगा तभी जाकर मैं प्रोडक्शन एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट कर पाऊंगा। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट, जिसका हमने फॉर्मूला बनाया था क्लास में, डिस्कोपेर। अब डिस्कोपेर क्या था? डी फॉर डॉक्यूमेंटेशन, आई फॉर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस, एस फॉर स्किल एंड कॉम्पिटेंस, C for confidentiality, O for others यानी कि work performed by others, P for planning, A for audit evidences, I for internal control, R for reporting। तो बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट याद रखने का सिंपल तरीका है डिस्कोपेर। उसके बाद मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं? सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैनेजमेंट का काम है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बनाना मैनेजमेंट का काम है। उस एफआरएफ के बारे में डिस्क्रिप्शन देना भी मैनेजमेंट का काम है। दूसरी चीज, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना टू एंश्योर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड्स एंड एरर्स, ये भी मैनेजमेंट का काम है। और तीसरी चीज भैया, ऑडिट करते वक्त मेरे को क्या चाहिएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस चाहिएगा। ऑडिट करते वक्त मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सेस चाहिएगा। ऑडिट करते वक्त हो सकता है कि मेरे को डिफरेंट ऑफिसर्स वगैरह से बातचीत वगैरह करनी होगी। तो अल्टीमेटली ऑडिटर को सारा एक्सेस देना भी मैनेजमेंट का काम है। उसके बाद अगर हम बात करें, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स का टॉपिक दिया हुआ है, बट दिस इज समथिंग जो हम लोग कंपनी ऑडिट के चैप्टर में बहुत अच्छे से देखते हैं कि अगर हम लोग बात करें नॉन गवर्नमेंट कंपनीज की तो नॉर्मली ऑडिटर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स करते हैं, और अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट कंपनीज की तो नॉर्मली ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट वहां पे C&AG करता है, और फर्स्ट ऑडिटर्स के केस में BOD डज द अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अपना एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो अगर एश्योरेंस एंगेजमेंट की बात करें तो अपने को एक चीज समझना होगा कि ऑडिट इज वन ऑफ द एश्योरेंस एंगेजमेंट, बट अगर हम लोग ब्रॉडली एश्योरेंस एंगेजमेंट वर्ड यूज करते हैं तो इसके अंदर रिव्यू भी आता है, इसके अंदर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर एश्योरेंस देना भी आता है। तो अगर ब्रॉडली हम लोग एश्योरेंस एंगेजमेंट शब्द यूज करें तो यहाँ ऑडिट भी आ जाएगा, यहाँ रिव्यू भी आ जाएगा, यहाँ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर एश्योरेंस देना भी आ जाएगा। सो दैट इज वाई एश्योरेंस एंगेजमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज चेंज हुई है। यहाँ पे मैनेजमेंट को मैनेजमेंट ने बुलाकर नाम दिया गया है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ऑडिटर को नाम दिया गया है प्रैक्टिशनर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नाम दिया गया है दैट इज सब्जेक्ट मैटर, एफआरएफ को नाम दिया गया है सुटेबल क्राइटेरिया। क्या दिया गया है? सुटेबल क्राइटेरिया। तो अकॉर्डिंगली एश्योरेंस एंगेजमेंट के 5 एलिमेंट्स हैं। पहला है देयर इज ए 3 पार्टी रिलेशनशिप, PRI। PRI मतलब इनकम टैक्स का PRI नहीं है, ये डिफरेंट है, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर। दूसरा है एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, तीसरा है सुटेबल क्राइटेरिया, चौथा है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, और पांचवा है रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। याद रखना अपने को कि यहाँ पे कहीं भी वर्ड ऑडिट यूज नहीं होगा, यहाँ पे कहीं भी वर्ड ऑडिटर यूज नहीं होगा, यहाँ पे कहीं भी वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज नहीं होगा। उसके बाद अगर बात करें तो ऑडिट और रिव्यू के बीच क्या क्या डिफरेंसेस है। तो ऑडिट जो है वो एक रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है, जबकि रिव्यू जो है वो एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है। ऑडिट में हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, जबकि रिव्यू में हम लोग लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं।
जो ऑडिट है वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एग्जामिनेशन के बारे में है और जो रिव्यू है वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एग्जामिनेशन के बारे में है। ऑडिट भी एक प्रकार का एश्योरेंस एंगेजमेंट है, रिव्यू भी एक प्रकार का एश्योरेंस एंगेजमेंट है, मगर डिग्री ऑफ एश्योरेंस रिव्यू में कम होता है, वहां पे लिमिटेड एश्योरेंस दिया जाता है क्योंकि वहां पे कंपैरेटिवली प्रोसीजर्स भी कम परफॉर्म किए जाते हैं, राइट। एंड उसके अलावा बात करें हम लोग तो एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, कुल मिलाकर 4 प्रकार के एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स होते हैं। 4 स्टैंडर्ड्स को मिलाकर हमने नाम दिया है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। एक होता है एसएस यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। अगर स्टैंडर्ड्स की बात करें तो वहां पे ऐसे 100 से लेकर 700 लगता है, दैट रिलेट्स विद ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और वहां पे रीजनेबल एश्योरेंस दिया जाता है। उसके बाद होता है एसआरईज, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, तो दैट आल्सो डील्स विद ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वहां पे एसआरई 2400 की सीरीज लगती है, एंड अगेन उस पर्टिकुलर कैटेगरी में दिया जाता है लिमिटेड एश्योरेंस। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट एसएईज। अब ये डील करता है विद अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे एसएई 3400 सीरीज लगता है और यहाँ पे हम लोग देते हैं मॉडरेट एश्योरेंस। और फाइनली आता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, जिसके लिए एसआरएस 4400 की कैटेगरी लगती है और यहाँ पे कोई एश्योरेंस दिया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो मेनली ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको इस पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर याद रखने हैं। एक और चीज, हर एक स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के अंदर ना कुछ ऑडिट प्रोसीजर रहता है। हर एक स्टैंडर्ड में उसका कोई प्रोसीजर रहता है, पार्टिकुलर प्रोसीजर रहता है जो अपने को फॉलो करना है। अगर किसी स्टैंडर्ड का गिवन प्रोसीजर हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो अपने को ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है, और अपने को ये भी रिपोर्ट में लिखना होता है कि भैया मैं मेन प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ बोल के मैं ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूँ, और ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने से मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई नीड टू डॉक्यूमेंट। तो इन दिस पार्टिकुलर चैप्टर अपने को इतना ही याद रखना है। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का जो कंटेंट है वो हम लोग स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग वाले चैप्टर में देखने वाले हैं।